नमस्कार, मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABST एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था बीकॉम सेकेंड ईयर का, ऋण पत्रों का शोधन। उसमें हमने देखा कि ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से कैसे किया जाता है। दूसरा, हमने लाभों में से शोधन की बात भी शुरू कर ली थी और उसमें हमने देख लिया था कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के द्वारा किस प्रकार से ऋण पत्रों का शोधन एक कंपनी के द्वारा किया जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो लाभों में से शोधन का जो दूसरा मेथड होता है सिंकिंग फंड के द्वारा, तो वो हम देखेंगे। तो शोधन कोष बनाकर भी एक मुश्त भुगतान के माध्यम से ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि ऋण पत्रों के शोधन के लिए एक फंड बनाया जाता है, सिंकिंग फंड। उसमें हर एक वर्ष सरप्लस अकाउंट से एक निश्चित राशि निकालकर डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र की जाती है। अब उस फंड में जितना पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है उसका उपयोग हम व्यापार में भी कर सकते हैं और व्यापार के बाहर भी कर सकते हैं। व्यापार में करने का एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि जब भी शोधन किया जाएगा और कंपनी को लिक्विड की आवश्यकता होगी, तरलता की आवश्यकता होगी, नगद की आवश्यकता होगी, तो हो सकता है उसे कंपनी की स्थायी संपत्तियों को बेचना पड़े। इसीलिए बेहतर होता है कि इस सिंकिंग फंड में ट्रांसफर की जाने वाली राशि का विनियोग वह व्यापार से बाहर किसी राजकीय प्रतिभूतियों में करे। तो उस कंडीशन में जब भी शोधन करना होता है जिस साल, उस साल उन प्रतिभूतियों को बेचकर कैश प्राप्त कर लिया जाता है, तो पैसे की कमी भी नहीं आती है। और दूसरा जो है कि जब तक शोधन नहीं होता है तब तक उनका पैसा निष्क्रिय नहीं पड़ा रहता। बाहर इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं उस पर ब्याज की आय भी होती रहती है। अब सिंकिंग फंड भी दो प्रकार का होता है, एक तो संचयी शोधन कोष और दूसरा असंचयी शोधन कोष। संचयी शोधन कोष में क्या होता है कि जब तक शोधन नहीं होता है, हमें पता है, हम ये तो पढ़ के आ चुके हैं कि शोधन कोष में क्या होता है कि जब तक शोधन नहीं होता, शोधन कोष में ट्रांसफर की जाने वाली राशि का बाहर विनियोजन कर दिया जाता है। तो जो उस विनियोजन पे हर एक साल ब्याज की आय होती है, उस ब्याज को भी जब वापस पुनः विनियोजित कर दिया जाता है तो उसे संचयी शोधन कोष कहते हैं। मतलब हर साल जितना सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ हर साल जो उस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको भी हम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये होता है संचयी शोधन कोष। तो एक टेबल यहाँ पे दे रखी है, उसमें बता रखा है कि अगर 1 रुपये की व्यवस्था अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमें अलग अलग साल के हिसाब से, जैसे अगर 3 साल के लिए डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ठीक है, और रेट भी अलग अलग है कि अगर 3% वाले हैं तो 3.5% वाले हैं तो 4% वाले, 4.5% वाले, 5% वाले, तो 1 रुपये के लिए उसे कितना सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 3.5% वाले हैं तो कितना करना पड़ेगा। इस तरीके से पूरी एक टेबल के माध्यम से दे रखा है कि कितने रुपए का आयोजन करना पड़ेगा। एंट्रीज जो हम करते हैं वो क्या करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम पहले साल व्यवस्था करेंगे, सरप्लस अकाउंट से डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। फिर उसे बाहर की प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट दोनों अलग अलग है। ये है डिबेंचर सिंकिंग फंड और ये है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दोनों अपने आप में अलग अलग अकाउंट है। जो पैसा हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया उसको हमने एज ए इन्वेस्टमेंट बाहर इन्वेस्ट कर दिया टू बैंक। इसके बाद में जब अगला साल आएगा, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, पहले तो सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे DSF में। उसके बाद में जो पहले साल हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पे जो हमें ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज प्राप्त करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। ध्यान रखना कि जो ब्याज प्राप्त होता है DSF पे वो वापस से हम DSF अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमें इसे पुनः विनियोजित करना है। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम प्राप्त ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके DSF अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो इस साल हमने DSF अकाउंट बनाया है प्लस जो हमें पिछले साल के अमाउंट पे ब्याज मिला है, उस दोनों का हमें इस साल क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है?
एक एग्जाम्पल लेके समझ आती हूँ। सपोज करो मैंने पहले साल 10 रुपए से सिंकिंग फंड बनाया, तो ये पहली एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 रुपए से, ठीक है। इसके बाद में 10 रुपए से ही मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया पूरा का पूरा। अगला साल आएगा तो सेकेंड ईयर का मैं सरप्लस अकाउंट वापस से 10 रुपए से बनाऊंगी, ठीक है। अब इस साल क्या होगा, जो पहले साल का जो इन्वेस्टमेंट किया था 10 रुपए, उसको एक साल पूरा हो चुका है, तो उस पर सपोज करो 1 रुपए का मुझे ब्याज मिल गया, ठीक है। तो इस साल जो मुझे पहले साल का 10 रुपए तो मैं इन्वेस्ट कर चुकी थी, है ना, लेकिन जो इस साल का जो 10 रुपए है और प्लस जो 1 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है, तो इस साल का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 11 रुपए होगा। इसीलिए इसको संचय शोधन कोष कहते हैं कि ब्याज भी जो है वो संचय होता रहता है। इसी तरीके से अगले सालों की भी एंट्री की जाएगी। अगले साल वापस पहले 10 रुपए से सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीएसएफ अकाउंट करेंगे, फिर ब्याज प्राप्त होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीएसएफ अकाउंट जितना भी। अब जो थर्ड ईयर में जो ब्याज प्राप्त होगा वो पहले साल का इन्वेस्टमेंट और दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ के फिर हम ब्याज प्राप्त करेंगे। और फिर जब तीसरे साल का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो डीएसएफ प्लस ब्याज दोनों से किया जाएगा। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से। फिर जब लास्ट ईयर होगा, जिस साल हमें शोधन करना है, उस साल हम क्या करेंगे कि जो पहले तो हम ब्याज प्राप्त करेंगे जैसे हम एज यूजुअल करते हैं। इस साल के जो सरप्लस अकाउंट से जो डीएसएफ बनाने की एंट्री होती है वो यहाँ पर लास्ट ईयर में यहाँ पर नहीं करनी हो, कि अब हमें शोधन करना है, तो सिर्फ हम ब्याज प्राप्त करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीएसएफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उस पर अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने से कोई अगर लाभ होता है तो लाभ को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डीएसएफ। जो लाभ होनी होती है वो भी हमें डीएसएफ में ही ट्रांसफर करना है। लाभ होता है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डीएसएफ, हानि होती है तो डीएसएफ टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। उसके बाद में जो शोधन करने की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम पे है तो हमें पता है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद में जो डीएसएफ का बैलेंसिंग फिगर है वो हमें यहाँ पर जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देना है। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा है यहाँ पर कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो लिस्टेशन में क्या दे रखा है। 1 अप्रैल 2011 को सीमा लिमिटेड ने 1 लाख के 12% ऋण पत्रों का इस शर्त के साथ निर्गमन किया कि उसका 5 वर्ष के पश्चात भुगतान किया जाए। 1 अप्रैल 11 को 1 लाख के डिबेंचर है, 12% वाले हैं, 5 साल के लिए करना है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वार्षिक राशि जो है वो 4% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करनी है, मतलब सिंकिंग फंड का है, जो सममूल्य पर किसी भी राशि में उपलब्ध थी। जब शोधन वाला वर्ष आया 2016 तो उन इन्वेस्टमेंट को 78,001 रुपये में हम बेच रहे हैं। ऋण पत्रों का भुगतान करना है 2016 में। और जो सिंकिंग फंड सारणी जो हमने आगे देखा उसके लिए वो अमाउंट भी हमको दे रखा है कि 1 रुपये के लिए 0.184627 4% वाले इन्वेस्टमेंट में हमने किया है, 4% सरकारी प्रतिभूतियों में किया, तो 4% पर 1 रुपये के लिए कितना हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा 5 सालों तक, 0.184627। तो सबसे पहले तो हर साल सरप्लस अकाउंट से कितना हम आयोजन बनाएंगे, सिंकिंग फंड बनाएंगे, वो अमाउंट निकालेंगे। तो डिबेंचर का अमाउंट कितना था 1 लाख रुपए, कितना था 1 लाख। तो 1 रुपये के लिए व्यवस्था करनी है 0.184627, तो 1 लाख के लिए कितनी करनी पड़ेगी इनटू 1 लाख। तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर 18,462.70, राउंड ऑफ करेंगे तो 18,463। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 को डिबेंचर इशू किए हैं, तो 1 अप्रैल 11 को डिबेंचर इशू करने की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर सममूल्य पे किए हैं, तो 1 लाख रुपए की इशू करने की एंट्री कर दी। अब जब ये साल खत्म होगा 31 मार्च 12 को, 1 अप्रैल 11 को जो ईयर शुरू हो रहा है वो 31 मार्च 12 को खत्म होगा, तो हम यहाँ पे सरप्लस अकाउंट से निकाल के डीएसएफ अकाउंट बनाएंगे, जो बनाएंगे हमने 18,463 से। उसके बाद में उस अमाउंट को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एंट्री होगी डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पहले साल की एंट्री चल रही है, पहला साल यहाँ पे खत्म हो गया 31 मार्च 2012 को। उसके बाद अगला साल आएगा दूसरा साल,
31 मार्च 2013, ध्यान रखना कौन सा साल आ गया, 2013। तो फिर से हम डीएसएफ अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो डीएसएफ अकाउंट ये नीचे बना रखा है, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीएसएफ 18,463 से। फिर हमें ब्याज प्राप्त कर लो 18,463 जो पहले साल हमने किया था उस पर 4% की रेट से, कितने परसेंट की रेट से, 4% की रेट से 739 रुपये का ब्याज प्राप्त कर लिया। अब देखना ध्यान से कि जो सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ये दोनों को जोड़कर, दोनों कौन से, जो पहले साल का हमें ब्याज प्राप्त हुआ वो, और जो इस साल दूसरे साल जो हमने डीएसएफ अकाउंट बनाए, दोनों को जोड़ के हमने 19,202 से हमने इन्वेस्टमेंट रेज किया। तो ये 2013 की एंट्री हो गई। अब 2014 शुरू होता है तो फिर से पहले ब्याज प्राप्त करो। अब ध्यान रखना कि ब्याज कितने पे प्राप्त होगा, पहले साल का इन्वेस्टमेंट जो कितना था 18,463, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री देखना, और दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट जो कितना था 19,202, इन दोनों को जोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 37,665। इसमें 4% की रेट से 1,507 रुपये का ब्याज प्राप्त किया। उसके बाद में फिर इस साल का सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे डीएसएफ में, वही सेम अमाउंट 18,463। अब इस साल जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ब्याज प्लस डीएसएफ अकाउंट 19,970। थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें यहाँ पर। पहले हमें पहले साल का डीएसएफ अकाउंट बनाना है, दूसरे साल में आके हमें पहले साल के डीएसएफ पे ब्याज प्राप्त करना है, फिर दूसरे साल का डीएसएफ बनाकर हमें दोनों को जोड़ के इन्वेस्टमेंट करना है। फिर अगले साल आके जब हम इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे तो वो पहले साल के इन्वेस्टमेंट प्लस दूसरे साल के इन्वेस्टमेंट पे ब्याज प्राप्त करना है। फिर नया हमें डीएसएफ बनाकर दोनों को जोड़ के इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा ही हर साल चलता रहेगा, ठीक है। तो अगले साल 2015 आएगा तो फिर से वही बात, ब्याज प्राप्त करो। अब यहाँ ब्याज प्राप्त करेंगे पहले साल का इन्वेस्टमेंट, दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट और तीसरे साल का इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को जोड़ के 57,635 रुपये बना और उस पर 4% की रेट से ब्याज प्राप्त किया। इस साल का सरप्लस अकाउंट से डीएसएफ बनाएंगे 18,463। आप देख रहे हैं 18,463 जो डीएसएफ वाली एंट्री है वो सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हमें इन्वेस्टमेंट करना है इस साल का, तो इस साल का ब्याज प्लस इस साल का डीएसएफ 20,768 से। फिर 2016, अब यहाँ पर ध्यान रखना शोधन वाला वर्ष आ चुका है, तो पहले तो हम ब्याज प्राप्त कर लेते हैं। अब ब्याज प्राप्त करने के लिए फिर से वही पहले साल का इन्वेस्टमेंट, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ठीक है, और साथ में चौथे साल का, इन चारों को जोड़ के अमाउंट बना 78,403 का 4% 3,136। फिर हमने सरप्लस टू डीएसएफ किया 18,461। अब ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट को अब हमें बेचना है क्योंकि इस साल हमें शोधन करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री तो हमने करी थी, हर जगह अगर आप देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक है ना, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। 4 साल तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब हमें बेचना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट करेंगे। कितने पे बेच रहे हैं, क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि 78,001 पे हमको बेचना है। कितने पे बेचना है, 78,001 पे। तो आ जाइए 78,001 पर हम इसको बेच देते हैं। अब हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट को बेचने पर हमें लाभ है या हानि है। तो बेचा तो हमने 78,001 पर है, उसकी लागत कितनी थी अगर हम ये देखें तो आप देखेंगे पहले साल हमने इन्वेस्टमेंट किया था 18,463, दूसरे साल किया था 19,202, तीसरे साल किया था 19,970 और चौथे साल किया था 20,768। इन चारों को जोड़ के बनता है 78,403 को हम बेच रहे हैं 78,001 में, मतलब कहीं ना कहीं हानि हो रही है 402 रुपये की। दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 402 रुपये की हानि हो रही है। तो हानि होने की दशा में, हानि हो या लाभ, हमें डीएसएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। हानि है तो डीएसएफ अकाउंट डेबिट होता है, लाभ होता है यहाँ पर तो डीएसएफ अकाउंट क्रेडिट होता। तो एंट्री होगी यहाँ पर डीएसएफ अकाउंट डेबिट टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या किया, डीएसएफ को भी बेच दिया। अब हम करते हैं शोधन। शोधन हमें सममूल्य पे करना है, तो हमने एंट्री कर दी शोधन करने की 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए से। अब एट द एंड आकर हमें डीएसएफ का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा जर्नल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एंट्रीज कैसे करेंगे वो तो हमने देखा,
लेजर्स भी यहाँ पे बना रखी है। अगर हमें खाते बनाने के लिए बोला जाता है तो सब लेजर्स यहाँ पे बना रखी है। डिबेंचर अकाउंट बना रखा है। सबसे पहले तो डीएसएफ अकाउंट बना रखा है, ठीक है, डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रखा है और जनरल रिजर्व अकाउंट बना रखा है। एक एक अकाउंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में तो आपने देखा था कि डिबेंचर को हमने 1 अप्रैल को इशू किया था बाय बैंक। 4 साल तक बैलेंस बचा हुआ रहेगा, टू बैलेंस सीडी। उस बैलेंस को फॉरवर्ड किया, फिर बैलेंस बचा लिया, फिर उस बैलेंस को फॉरवर्ड किया, बैलेंस बचा लिया, फॉरवर्ड किया, बैलेंस बचा लिया। 5वें साल उस बैलेंस को फॉरवर्ड करके हमें यहाँ पे शोधन करना था। ये देखो, हमने यहाँ पे शोधन करने की एंट्री करी थी 31 मार्च 16 को, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक यहाँ पे शोधन होके खाता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद में डिबेंचर सिंकिंग फंड को अगर हम थोड़ा सा याद करें, एंट्री में हमने हर साल सरप्लस अकाउंट से डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाया था। तो पहले साल हमने बनाया था बाय सरप्लस अकाउंट 18,463 से बैलेंस बन जाएगा। ये बैलेंस हम आगे करेंगे। इसके बाद में पहले साल के इन्वेस्टमेंट पे हमें ब्याज मिला था जो हमने डीएसएफ के अंदर ही ट्रांसफ़र किया था, तो वो डीएसएफ के अंदर ट्रांसफ़र करा। अगले साल का हमने सरप्लस बनाया और फिर बैलेंस बच गया। ये सब एंट्री से आया हुआ है। एंट्री हम पढ़ चुके हैं, एंट्री की पोस्टिंग है मात्र यहाँ पर। उसके बाद में ये बैलेंस यहाँ पे फॉरवर्ड किया, फिर हमें ब्याज प्राप्त हुआ था तो हमने एंट्री करी थी, फिर हमने सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया था और बैलेंस बच गया था। फिर बैलेंस को फॉरवर्ड करके इंटरेस्ट प्राप्त हुआ था, सरप्लस से ट्रांसफ़र किया और बैलेंस बच गया। ये तो 4 साल की एंट्री हो गई। 5वें साल क्या किया था हमने, देख लेते हैं। बैलेंस फॉरवर्ड किया था, इंटरेस्ट प्राप्त किया था और सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट को बेचने से हानि हुई थी 402 रुपये की, वो भी हमने डीएसएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की थी और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा 19,958 रुपये। वो हमने ये लास्ट एंट्री के माध्यम से जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया था। तो इस प्रकार से डीएसएफ अकाउंट बनाया। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखते हैं। पहले साल हमने टू बैंक करके 18,463 से इन्वेस्टमेंट बनाया था, बैलेंस बचा लिया। ये बैलेंस फॉरवर्ड किया, फिर हमने दूसरे साल से इन्वेस्टमेंट किया था, बैलेंस बचा लिया। फिर वो बैलेंस को फॉरवर्ड किया, तीसरे साल का इन्वेस्टमेंट किया, जोड़ के बैलेंस बचा लिया। इस बैलेंस को फिर से फॉरवर्ड किया, चौथे साल का इन्वेस्टमेंट किया था। ये सब अमाउंट वगैरह सब जो हमने एंट्रीज करी है वहीं से आया हुआ है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। पोस्टिंग करना हम 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर ये बैलेंस बचा लिया, ये बैलेंस को हमने आगे फॉरवर्ड किया। अब लास्ट साल आके हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, बेचा था, तो बाय बैंक करके हमने 78,001 में बेचा था और 402 रुपये की जो हानि थी वो डीएसएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करी थी। ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और डीएसएफ में डेबिट हुआ है, क्लियर है। और जनरल रिजर्व अकाउंट हमने सबसे पहले तो बाय डीएसएफ किया, जो डीएसएफ से जो था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया और ये बैलेंस बचा हुआ रहेगा, बैलेंस शीट में आएगा। इस प्रकार से आज हमने देखा कि अगर लाभों में से शोधन किया जाता है और सिंकिंग फंड बना के किया जाता है, उसमें भी अगर संचयी शोधन कोष अगर है तो किस प्रकार से हम व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से विनियोग करेंगे और किस प्रकार से विनियोगों को बेचकर ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।